हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम होम साइंस इंडिया। और आज हम बात करेंगे एनिमल फाइबर सिल्क की। तो आप सभी को पता ही है कि जो सिल्क का रेशा होता है वो बहुत ज़्यादा कोमल होता है और चिकना होता है। उसके जो कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेशम रहेगा। और अब हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री की, यानी कि इसकी जो रेशम है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। रेशम को बहुत टाइम पहले, आप समझ सकते हैं कि जो शायद ईसा पूर्व से पहले ही ये रेशा की जो खोज है वो हो चुकी थी। और इसे जो धनी लोग होते थे, या आप कह सकते हैं कि जो राजा महाराजा लोग होते थे, वही इन कपड़ों को पहना करते थे, क्योंकि ये कपड़े बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते थे। साथ ही साथ इन कपड़ों में सोने चांदी से काम किया जाता था, तो ये और भी ज़्यादा मूल्यवान हो जाते थे। ठीक है। और कुछ टाइम ऐसा होता था कि जैसे शादी के फंक्शन होते हैं, तो इस पर जो लेडीज़ थी वो इन्हें पहन के अपने आप को बहुत अच्छा फील करती थी, ऐसा भी माना जाता है। और आपका जो रेशा है, ये सबसे, आप बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा रेशा है एनिमल फाइबर में। और बोल सकते हैं जो नेचुरल फाइबर होती है उन सब में ये सबसे बड़ा रेशा होता है, क्योंकि बाकी जो रेशे हैं जैसे ऊन का रेशा है आपका, या जूट का रेशा है, वो बाकी रेशे सब छोटे होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सभी प्राकृतिक रेशे हैं वो इतने मूल्यवान नहीं है जितना कि रेशम है। और ये कमर्शियल वैल्यू भी सबसे ज़्यादा रखता है। सभी रेशों में सबसे ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू भी रेशम की ही होती है। अब हम बात करेंगे इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। इसकी शुरुआत वैसे तो चीन को माना जाता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, या आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसकी एक कथा की तरीके से आप ले सकते हैं। एक दिन जो चीन की महारानी थी सी लिंगची, वो अपने बगीचे में बैठी हुई चाय पी रही थी। और जब वो चाय पी रही थी तो एक जो शहतूत का कीड़ा होता है वो उनकी चाय में आके गिर जाता है। और गिरने के बाद उन्होंने देखा कि उसके मुंह में से कुछ निकल रहा है। जैसे उन्होंने उसको ऊपर उठाया तो उसमें से एक रेशे की तरीके का एक, आप बोल सकते हैं कि तार था वो, जो हवा लगने से सूख गया। और सूखने के बाद वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे जो कीड़े थे, उन्हें हम कोकून बोलते हैं, उन सारे कोकूनों को इकट्ठा किया और फिर उसी तरीके से गर्म पानी में डाल के उनको, उनके रेशे निकाले और उनसे एक छोटा सा कपड़ा बना के वहाँ के जो राजा थे उनको एज ए गिफ्ट दिया। तभी से जो चीन की महारानी थी सी लिंगची, उसको रेशम की देवी के नाम से जाने जाने लगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो पूरा वर्ल्ड में किस तरीके से फैला। जो चीन है उन्होंने इस रेशे को कम से कम 2000 साल वर्ष तक इस रेशे को छुपा के रखा बाकी दुनिया से, और अपने यहाँ पे इसका पूरा काम करते थे। और इसकी जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी, और इससे वो अपनी इनकम करते थे, चीन के जो व्यापारी थे। ठीक है। तो इस कपड़े को देखकर बाहरी जो दुनिया थी वो भी की डिमांड करने लगी, कि उनको जिज्ञासा होने लगी कि हम भी जानना चाहते हैं कि ये किस रेशे से इस कपड़े को तैयार करते हैं। तो कुछ देश वालों ने, जैसे जापान है, तो जापान ने क्या किया कि अपने यहाँ से दो व्यक्तियों को भेजा, और वहाँ से वो बड़ी ही चतुराई से अपनी जो वॉच होती है, जो घड़ी होती है, घड़ी के अंदर रेशम का कीड़ा और कोकून को और शहतूत के जो बीज होते हैं, क्योंकि जो कोकून होता है वो शहतूत के पेड़ पर पाए जाते हैं, वो शहतूत का कीड़ा होता है, उसको हम बॉम्बेक्स मोरी भी बोलते हैं। ये आपको मैं आगे बताऊंगी वीडियो में। वो उनको वहाँ से छिपा कर लेके आए थे। ठीक है। और 12वीं और 13वीं शताब्दी के पास इटली में इसका उत्पादन का जो था वो सेंटर बन गया था रेशम। लेकिन आज वर्तमान में जो सबसे पहला स्थान रखता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश, वो जापान है। और जहाँ तक भारत की बात की जाए तो भारत अपने रेशम उत्पादन के लिए आज चौथे स्थान पर बना हुआ है। ठीक है। तो धीरे धीरे इसका जो रेशम है, रेशम का उत्पादन सभी देशों में होने लगा है, और भारत हमारा चौथे स्थान पर है। रेशम को सिर्फ हम रेशम ही नहीं कहते, रेशम को सिर्फ रेशम नहीं कहते, बल्कि हम इन्हें किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से पुकारा गया है। अलग अलग नाम से पुकारा गया है। जैसे रेशम के जो नाम है वो केटजा के नाम से भी जानते हैं, पट्ट के नाम से जानते हैं, या फिर आप इसे पीताम्बर कह सकते हैं। और कुछ लोगों ने इसे चीनी पट्ट के नाम दिया है, तसर दिया है, या फिर पटवस्त्र भी हम इसे कह सकते हैं। और जो ये रेशमी जो कपड़े होते हैं ये किसी खास ओकेज़न पे पहनने वाले होते हैं, और मतलब लोग तब ज़्यादा पहनते हैं जब वो अपने आप को
दूसरों से डिफरेंट दिखाना चाहते हो, आप ये भी कह सकते हैं। जैसे किसी की शादी के अवसर पर या किसी धार्मिक उत्सव पर भी इन कपड़ों को आप सभी पहने हुए देख सकते हैं। जो अच्छा रेशम होता है वो काफ़ी मूल्यवान होता है, उसकी जो कॉस्ट वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। भारत में आप जो इसका उत्पादन का केंद्र है वो अलग अलग राज्य में है, अलग अलग राज्य में इसकी अलग अलग पैदावार होती है, क्योंकि जो रेशम है वो 4 तरीके का होता है, ठीक है, 4 प्रकार का रेशम होता है। कुछ जो रेशम है वो भारत में जम्मू कश्मीर में होता है, मैसूर में होता है, आपका कर्नाटक, हैदराबाद और उड़ीसा आदि जो राज्य है उन सभी में अलग अलग तरीके का रेशम पाया जाता है, ठीक है। रेशम 4 प्रकार का होता है। तसर रेशम का उत्पादन बंगाल और बिहार में होता है। जो असम का मूंगा रेशम है वो थोड़ा सुनहरे रंग का होता है और ये मतलब वर्ल्ड में भी फेमस है। जो मूंगा रेशम है वो सबसे ज़्यादा फेमस होता है। और जो एरी रेशम होता है उसका जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा असम में होता है, ठीक है। इन सब के साथ साथ बनारस में भी रेशम का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो बात करेंगे अब हम रेशम के उत्पादन की, कि रेशम का जो उत्पादन है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। रेशम का उत्पादन हम शहतूत की खेती के द्वारा हम कर सकते हैं, ठीक है। शहतूत की खेती पे हम कर सकते हैं क्योंकि जो रेशम का कीड़ा है वो शहतूत के पौधे पर पाया जाता है। सबसे फर्स्ट प्रोसेस इसका यही है कि सबसे पहले हमें रेशम बनाने के लिए शहतूत की खेती करनी पड़ेगी, क्योंकि जो रेशम का कीड़ा है उसके मुंह से जो लार निकलते हैं वो हवा लगने के बाद सूखकर एक रेशा बन जाती है। सूखने के बाद एक रेशा बन जाती है और उस रेशे से ही हम रेशम का उत्पादन शुरू करते हैं। बहुत सारे रेशों को जब हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं उसके बाद उसका वो धागा बनाते हैं। धागा बनने के बाद में फिर कपड़े पर काम होना शुरू हो जाता है। तो रेशम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसको हम अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम शहतूत की खेती करते हैं, फिर उस पर हम कीड़ों को पालते हैं, और फिर उस नेक्स्ट के बाद जब हम कीड़ों को पालेंगे उसके बाद हम कीड़ों को कोकून कहा जाता है, तो कोकूनों की फिर छटाई होती है। और ये जो रेशम का कीड़ा है इसके मुंह से 2 तरह की लार निकलती है। आप कह सकते हैं कि जो मुख्य ग्रंथि होती है वो 2 होती है और उनमें से 2 तरह की लार निकलती है। एक आपका सेरिसिन है और एक आपका फाइब्रिन है। जो सेरिसिन है वो एक तरह का नेचुरल गोंद होता है और जो फाइब्रिन है वो एक प्रोटीन रेशा है, ठीक है। तो इसमें से जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसमें तो गोंद को ढीला करना होता है, उसके बाद हम धागे निकालेंगे और लास्ट में हम धागों में ऐंठन देकर उसका रेशा पूरी तरीके से तैयार कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि जो रेशम है रेशम को 1 साल में 3 बार हम निकाल सकते हैं। इसकी जो खेती होती है वो केवल कितने मंथ की होती है, 2 मंथ्स की होती है, ठीक है। 2 मंथ की होती है। 2 महीने में आप एक बार अच्छे से इसका धागा निकाल सकते हैं। जितनी भी हम इससे खेती करके हम कोकूनों को इकट्ठा कर सकते हैं उतना ही हम ज़्यादा से ज़्यादा रेशम अपने पास तैयार कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि रेशम के जो कीड़े होते हैं उनको कैसे पाला जाता है। रेशम के कीड़े अपनी शुरुआती अवस्था में चार तरह की अवस्था में निकलते हैं। वो 4 तरह की अवस्था से निकलेंगे। सबसे पहला एग होगा, आपका अंडा होगा, ठीक है, अंडा होगा। सेकंड आपका लार्वा होता है और थर्ड आपका होगा प्यूपा, ठीक है। थर्ड आपका होगा प्यूपा और फोर्थ आपका होगा मोथ, ठीक है। तो मोथ को आप कीड़ा भी बोलते हैं। लास्ट स्टेज इसकी कीड़े की होती है, ठीक है। तो लास्ट स्टेज इसकी कीड़े की होती है और जो कीड़े की जब ये चारों स्टेजेस होती है, ये चारों की चारों ही आपकी इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। चारों ही आपकी इम्पोर्टेंट होती है और इम्पोर्टेंट होने के साथ आप समझ सकते हैं कि जो तीसरी इसकी स्टेज होती है प्यूपा की, क्योंकि जो कोकून है वो प्यूपा की जब स्टेज में होता है तो उसको वहीं पे मार दिया जाता है, ठीक है। प्यूपा को उसी जगह मार दिया जाता है, लेकिन कीड़े बनने के लिए कुछ कोकूनों को रख लिया जाता है। क्यों रख लिया जाता है? क्योंकि जब हमें कोई अपना काम करना होता है तो अगली बार किसी काम को करने के लिए उसमें से थोड़ा हम बीज बचा लेते हैं, तो बीज बचाएंगे तभी तो हम नेक्स्ट अपनी फसल तैयार कर सकते हैं, तभी तो हम अपनी नेक्स्ट फसल तैयार करेंगे। तो कीड़े को इसलिए रखा जाता है ताकि हम अपनी फसल तैयार कर सके और दूसरा हम अपना अच्छे से रेशम प्राप्त कर सके। तो कीड़ों को 2 तरीके से पालना जरूरी होता है, एक तो फसल के लिए और दूसरा रेशम
को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके लाइफ सर्कल की। जो कीड़े का जो जीवन चक्र होता है वो कैसा होता है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसकी जो लाइफ सर्कल होती है कीड़े की, को आप बम्बक्स मोरी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, बम्बक्स मोरी। तो इसकी 2 मंथ की होती है। ठीक है, 2 मंथ की होती है इसकी, 2 मंथ की होती है। ठीक है, और इस 2 मंथ में ये अपनी 4 स्टेज को कवर करेगा। अपनी 2 महीने में अपनी 4 स्टेज को कवर करेगा। अब बात करेंगे हम इसके स्टेज की कि कौन कौन सी स्टेज होती है। फर्स्ट है इसकी अंडा। फर्स्ट इसकी होती है अंडा। तो अंडा क्या होता है, अंडा देने के लिए मादा जो कीड़ा होता है उसकी आवश्यकता होती है। मादा कीड़ा होता है उसकी आवश्यकता होती है। और मादा कौन सा है और नर कौन सा है इसकी पहचान भी बहुत अच्छे से कर ली जाती है। ये हम आपको वीडियो में लास्ट में बताएंगे कि किस तरीके से पहचान करते हैं मादा की और नर कीड़े की, कि कौन सा नर कोकून है और कौन सा मादा कोकून है। ठीक है, तो जब कीड़ा आपको 3 दिन में ही अंडे दे देगा। ठीक है, 3 दिन लगते हैं अंडे देने के लिए। जो अपना टाइम पीरियड होता है पूरा, जो कीड़ा तैयार हो जाता है, कोकून को तो मार दिया जाता है, लेकिन अगर जिस कोकून को नहीं मारते उसमें से हम क्या निकालते हैं, कीड़ा निकालते हैं। और कीड़ा निकालने के बाद वो 3 दिन के बाद पूरा तैयार हो जाता है अंडा देने के लिए। ठीक है, 3 दिन के बाद वो तैयार हो जाता है अंडा देने के लिए। लेकिन अंडा किस जगह देता है कीड़ा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। अंडा देने के लिए किसी एक अच्छे कपड़े की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे वस्त्र की व्यवस्था होनी चाहिए, या फिर किसी अच्छे पेपर की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि कागज़ की व्यवस्था होनी चाहिए। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो अंडे होते हैं उन अंडों को 12 से 15 दिन किसी ऐसी जगह रखा जाता है जहां हवा भी हो, लाइट्स भी हो और आपकी नमी भी हो। ठीक है, ऐसी जगह पे इन्हें रखा जाता है। और 15 दिन के बाद क्या होता है कि 15 दिन के बाद ये अंडा लार्वा में बदल जाता है। ठीक है, ये अंडा लार्वा में बदल जाता है। लेकिन जो लार्वा की स्टेज होती है ये बहुत ज़्यादा सावधानी वाली स्टेज होती है, क्योंकि इसमें प्रत्येक अंडे से 3 mm का लार्वा निकलता है। ठीक है, 3 mm का लार्वा बनता है। और इन लार्वा को किसी बांस की बनी हुई गोल ट्रे में या फिर चटाई में रखा जाता है। ठीक है, या तो आप इन्हें बांस की किसी ट्रे में रखोगे या फिर चटाई पे रखोगे। क्योंकि इनको खाने की भी व्यवस्था उसी लार्वा की स्टेज में की जाती है। ये फिर सहतूत की पत्तियां खाते हैं। और सहतूत की पत्तियां कैसे खाएंगे, जब वो किसी चटाई पर होंगे या फिर किसी ट्रे में होंगे, तब ये अपने खाने को खा सकता है। और इसके खाने की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। खाने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और ये अपने से, ठीक है, ये जो लार्वा है ये अपने से 38,000 गुना, ठीक है, 38,000 गुना अपने से ज़्यादा खाना खाने की क्षमता रखता है। ठीक है, अपने से ज़्यादा 38 गुना भार की। ठीक है, अगर वो 3 mm का है तो उसकी 38,000 गुना कर सकते हैं आप। वो इतने वजन के पत्ते एक बार के में खा सकता है। और इसके लिए इसे धीरे धीरे करके पूरा 1 मंथ लग जाता है, 1 महीना लग जाता है। 1 महीने के बाद लार्वा पत्ती खाना अपना बंद कर देता है। लेकिन इसी बीच इसकी जो हाइट हो जाती है, इसकी बीच 3 mm से 10 mm हो जाती है। ठीक है, 3 mm से 10 mm हो जाती है। और इसी बीच इसमें ये अपनी 3 से 4 स्टेज को चेंज करता है। और लास्ट में जो होता है, ठीक है, लास्ट में क्या होता है, इसकी स्किन का रंग स्लेटी हो जाता है। इसकी स्किन का रंग कैसा हो जाता है, स्लेटी रंग हो जाता है इसकी स्किन का। और स्लेटी को बदलकर लास्ट में ये कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, यानी कि गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में ये कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। और इसकी जो क्या कहते हैं शेप होती है, ठीक है, इसकी जो शेप होगी इंग्लिश के 8 अक्षर के जैसी हो जाती है। और ये अपना सिर को लगातार अपने जो इसके पैर होते हैं उनसे बार बार अपने सिर को मतलब दबाता रहता है, झकझोरता है, इस तरीके से हिलाता डुलाता सा रहता है। तो ये जो टाइम होता है ये कोकून बनने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। ये अब चला जाता है अपना लास्ट 3rd स्टेज में। 3rd स्टेज में जब जाता है तो ये अपना कंटिन्यू उसको लार को निकालता रहता है। क्योंकि इसके जो मुंह के पास में, क्योंकि अब ये पूरा बड़ा हो चुका है, तो इसके मुंह के पास में इसकी 2 ग्रंथि होती है, मैंने आपको शुरू में बताई थी, सेरिसिन और फाइब्रिन। जो सेरिसिन होती है वो गोंद निकालती है, और जो फाइब्रिन होती है ये एक प्रोटीन है। ठीक है, तो ये इससे
लार निकालता है। जो हवा लगते ही क्या होता है, हवा लगते ही वो सूखना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये अपनी लार को निकालता है वो क्या करता है, वो सूखती जाती है लेकिन वो उसी के ऊपर लिपटती चली जाती है। और वो 24 घंटे के अंदर इतनी ज़्यादा मतलब लार निकलता है कि उसके ऊपर खुद ही वो उसके अंदर छुप जाता है। आपने कभी देखा होगा या आप कभी देखना कि जो कीड़ा होता है वो अपने ऊपर ही उस लार को चिपका लेता है पूरी तरीके से, और जो कोकून है वो उसके अंदर ही छिप जाता है। ठीक है, कोकून होता है ना, तो उसके अंदर ही छिप जाता है। और ये पूरे 3 से 4 दिन लग जाते हैं कोकून को तैयार होने के लिए। वो अपनी 3 से 4 दिन तक लार निकालता रहता है और उसके बाद क्या होता है, वो उसको शायद सांस आना बंद हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर उसके जो टाइम होता है कोकून का वो 10 दिन का ही होता है, 10 दिन तक वो सोता रहेगा। ठीक है, लेकिन इसी टाइम पे क्या होता है, सारे कोकून को एक जगह इकट्ठा करेंगे। ठीक है, इसी टाइम पे सारे कोकूनों को इकट्ठा करेंगे और गर्म पानी में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम गर्म पानी में से डालेंगे तो उसके अंदर जो कीड़ा छुपा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर जो कीड़ा छुपा हुआ है उसे मार देते हैं। और गर्म पानी में क्यों डालेंगे उसको? क्योंकि जो उसके ऊपर दो तरह के जो 2 ग्रंथि थी, एक से गोंद निकल रहा था, एक से प्रोटीन वाला फाइब्रिन निकल रहा था, उस गोंद को हटाने के लिए, उसको ढीला करने के लिए गर्म पानी में डालते हैं या फिर उसे भाप में दबा कर रखते हैं। तो और नेक्स्ट स्टेज क्या थी इसकी, कीड़े की स्टेज क्या थी क्योंकि अब कोकून जो तैयार हुआ है बनके, उसको तो हम मार देंगे, लेकिन अगली जो फसल हम तैयार करेंगे वो किससे करेंगे, वो भी हम कीड़े से ही तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम कुछ कोकूनों को छोड़ देते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, वो अपनी जो टाइम पीरियड होता है पूरा करने के बाद में कोकूनों को फाड़ कर वो बाहर निकल जाता है और 3 से 4 दिन के बाद वो दोबारा से अंडा देने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये है आपका रेशम का जो कीड़ा होता है उसका लाइफ सर्कल, और किस तरीके से हम जो रेशम का कीड़ा होता है नर और रेशम का कीड़ा होता है मादा, इसकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में कि किस तरीके से इन्हें अलग कर लिया जाता है, किस तरीके से इनकी पहचान होती है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं सोनिया, और रेशम की नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।